चलिए अब हम शुरू करेंगे CSS का बेसिक्स। तो HTML में काफी बेसिक्स सीख लिए हैं, तो CSS के बेसिक्स सीख लेते हैं, उसके बाद तो आगे रहेगी यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा। जैसे index.html होती है स्टोरेज एक्सटेंशन, CSS create upload CSS और index.css करने से आप CSS कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले सीखेंगे इसको लिखते कैसे। CSS का काम क्या होता है। CSS HTML जो आपको स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करती है, CSS स्टाइल प्रोवाइड करती है। CSS की फुल फॉर्म होती है फास्ट ट्रेडिंग स्टाइल की, मतलब सारा का सारा जो भी स्टाइल है आपका सारा का सारा लिखा होता है CSS के अंदर। ठीक है, तो CSS को लिखने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले लिख सकते हैं हम CSS को अपने हेड टैग में। जो हेड टैग है इसमें हम CSS लिख सकते हैं। CSS लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसमें हम CSS लिखने जा रहे हैं, तो उसके लिए टैग होता है स्टाइल, स्टाइल देने वाला। तो जो मैंने स्टाइल टैग मार दिया, मैं इसके अंदर पूरी की पूरी CSS लिख सकता हूँ। तो पूरी CSS वो HTML के स्पेस के ऊपर लग गई। तो इसको देखते हैं, वो लाइव जाते हैं इसको वापस। तो ये मैं अपने सब कुछ लिखा हुआ था, तो इस पे थोड़ी CSS लगा के देखते हैं सही है। CSS मतलब स्टाइल देना है, हमें स्टाइल टैग्स को स्टाइल करना है, उनके अंदर जो लिखा हो पूरे पूरे टैग को स्टाइल देना है। तो कैसे रहेगा, तो सबसे पहले लिखते हो एलिमेंट का नाम, जो भी टैग है या फिर जो भी एलिमेंट है उसको मैंने नाम लिख दिया। उसके नाम लिखने के बाद लगाई मैंने कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर उसका स्टाइल दिया, जो भी स्टाइल, जो उसका स्टाइल आया, फिर लगाया कॉलन, कॉलन के आगे जो उसकी वैल्यू है वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के बाद सेमीकोलन। और ये मेरा इस तरह से जैसे अगर मेरा एलिमेंट 1 है तो मैंने ये स्टाइल दे दिया, ऐसे ही नीचे मैं एलिमेंट 2 दूंगा उसका नाम और उसका अपना स्टाइल दे दूंगा वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरीके से उसका स्टाइल आता रहेगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से एलिमेंट को हमें स्टाइल है। तो इस तरह से सबसे पहले हम सीखेंगे सिलेक्टर्स के बारे में, जो यहाँ लिखे हुए होते हैं सेलेक्टर। वही किस किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट, अलग अलग केसेस पढ़ते हैं, हमें एक बार ज्यादा एलिमेंट भी सिलेक्ट करने होते हैं, एक ही ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्टर जो है, अगर सपोज मुझे पूरी के पूरे हर एक टैग को सिलेक्ट करना, ठीक है, सारे टैग को, कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती है जिसके लिए मुझे सब पे लगाना है। जैसे मेरा यही है, सब कुछ साइड में है, तो चाहता हूँ बीच में आ जाए। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूँ मैं, देखो सिर्फ सिलेक्टर के बाद स्टार है, ये हमारा सिलेक्टर होता है। मुझे अपने पेज में हर एक टैग को पूरे पेज को सिलेक्ट करना है, तो स्टार आ जाएगा। स्टार का मतलब और सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टीज कभी टेक्स्ट लाइन कौन सी प्रॉपर्टीज को छोड़ो, वो बाद में बताऊंगा। टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टीज नाम से मिल जाएगा, टेक्स्ट को लाइन करने की। सेंटर इसको मैंने इसकी वैल्यू रखी, ठीक है, सेव कर दूंगा। देखो सारा का सारा कहाँ सेंटर में आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार सबके ऊपर लगाया था। अब अगर इसे बोलते हैं ऑल सिलेक्ट, यूनिवर्सल सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट कर दिया। अब अगर सपोज मुझे चाहिए कि स्पेसिफिकली अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक कोड हो या डिव हो, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ ब्लॉक कोड लिख दिया, सेव करता हूँ। तो सिर्फ पहला वाला सेंटर हुआ है, किसी और का नाम नहीं देना, सिर्फ पहला पूरा सेंटर हुआ, तो वो ठीक है। तो इसे बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, मैंने एलिमेंट का नाम लिख दिया। वहाँ अब अगर मुझे एक से ज्यादा करना है, सपोज मुझे ब्लॉक कोड को भी करना है और जो टेबल एलिमेंट है इसका जो पैराग्राफ है इसको भी करना है, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, ब्लॉक कोड लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा और आगे भी लिख दूंगा। ब्लॉक कोड और डिव इन दोनों को ऊपर प्रॉपर्टी सेव किया, फिर देखो दोनों चीजें आ गई। अब ये जो डिव है, डिव के अंदर पी है, वैसे तो डिव टैग कंटेनर टैग होता है, ऐसा कंटेनर उसके अंदर काम तो ठीक कर रहा है। मैं यहाँ पे चाहे डिव की जगह पी लिखूंगा तो भी मेरा काम होता है, लिख दिया तो भी पी पे काम बन गया। लेकिन आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि इसके अलावा और भी चीजें होगी सेंटर, तो ये चीजें सेंटर की हुई क्योंकि मैंने पी टैग और भी जगह पे यूज किया हूँ। ठीक है, तो उसको कब तक मैं कौन से पी टैग की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए
अगर यूनिक टैग आपको वो टैग कहीं पे यूज नहीं हुआ तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज मुझे सिर्फ इस वाले पी को करना है तो कैसे कर सकते हो? ऐसा करने के कई तरीके। सबसे पहले तो सिंपल तरीका है कि उसको आप उसके पेरेंट एलिमेंट के तौर पर देखें। जैसे कि हमारा ये पी टैग है, ये पी टैग डिव टैग के अंदर, ठीक है, तो ये डिव टैग इसका पेरेंट टैग हो गया और ये पी इसका चाइल्ड हो गया। जो पेरेंट टैग हुआ ऑफ पी, जो हमारा डिव है, तो जो पी है ये होगा चाइल्ड टैग ऑफ डिव, ठीक है। वैसे अगर लग सकता है, अगर मैं इस डिव की बात करूँ, ये डिव भी चाइल्ड टैग है किस टैग का? बॉडी का। ये बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर तो सारे के सारे ही है पेरेंट, सारे सारे उसके चाइल्ड है। अब अगर और पी के लिए बॉडी का क्या रिलेशन है, तो बॉडी का इमीडिएट चाइल्ड है पी, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई और मतलब पी डिव जो है किसी और टैग के अंदर, बॉडी का चाइल्ड हो गया डिव और डिव का चाइल्ड है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली बॉडी और पी को लिख नहीं कर सकता, पहले बॉडी से डिव पे जाएंगे, डिव से पी पे जाएंगे। तो मुझे इस वाले पी को करना था और मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे बाकी सारे पी है उनमें से कोई भी पी डिव के अंदर नहीं, तो मैं इस तरह से सिर्फ यही पी है जो कि किसी डिव के अंदर पड़ा है, तो मैं जो पेरेंट चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करके भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ स्पेसिफिकली। तो पेरेंट चाइल्ड का सिलेक्ट करते हैं, पहले लिखा डिव, लिखा क्लिक किया, जो डिव के अंदर पी है उसको जरा कर दो सेंटर, तो देखा सिर्फ और सिर्फ वही वाला पी हुआ जो डिव के अंदर था और कोई, तो इसे बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिव पी इस तरह से मुझे पेरेंट सिलेक्ट करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। अब इस ऐसा करते हैं, मैं काम करता हूँ डिव पी, इसके अंदर एक और वो करता हूँ 30% के ऊपर एक और टैग लगाता हूँ मैं, तो वैसे किसी लिंक में टैग नहीं लगाना, वैसे भी टैग लगाना, तो स्पैन इसका कोई मतलब नहीं होता ये लगाना, ठीक है। कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब स्पैन के अंदर 30% आ गया। अब डिव के अंदर पी है, पी के अंदर स्पैन है, मुझे सपोज करना है 30% डिस्प्ले हो रहा है, इसका कलर चेंज करके आना है, तो मैं क्या करूंगा, डिव पी इसका आगे लिखूंगा स्पैन और वहां पे उसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा टेक्स्ट लाइन की जगह हम उसका कलर चेंज करें, तो कलर करके भी प्रॉपर्टी होती है हमारी, कलर लिखा उसका नाम रेड कलर, सेव, तो देखो 30% आ गया रेड, ठीक है। टेक्स्ट लाइन चला गया, टेक्स्ट लाइन नाम है, टेक्स्ट लाइन ही लिख सकता हूँ, इस तरह से हम एक ही उसको मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं स्पेस डाल के, टेक्स्ट लाइन सेंटर रेड भी कर दो, साथ साथ टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दो, ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे स्पैन के ऊपर लग जाएगी, ठीक है। सेव करना था ना, सेव किया, फ्रेश कर लेते, स्पैन पे कर रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, मैंने स्पैन पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, स्पैन तो कुछ होता नहीं, खाली 30% तो सेंटर में करेगा नहीं, ठीक है। तो अब इस तरीके से कैसे कर सकता हूँ मैं, डिव पी स्पैन पे, तो ये रहना चाहता हूँ, सेट कर दो, ये अलग से करना पड़ेगा ना, डिव पी को पूरे की पूरे को कर लेना, डिव पी को करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, तब आएगा सेंटर में आ गए ये और 30% है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना मैंने डिव और पी किया, मतलब इसमें दो एलिमेंट में सेट हो रहे, डिव के अंदर वाला पी हो रहा है, ठीक है। और कॉमा लगा देता तो दोनों होते हैं, डिव भी हो रहा है सिलेक्ट और पी भी हो रहा है, इसमें से एक एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है जो कि पी है, जो कि डिव के अंदर पड़ा है, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि अभी भी और भी कोई पी हो सकता है जो डिव के अंदर पड़ा हो, अब ये वाला पी है, मैं इसको डिव के अंदर डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये भी डाल दिया तो प्रॉपर्टी इस पर लग जाएगी सेंटर की, तो ये भी सेट करना, क्या करना है इसका, अब क्या कर सकते हैं, तो दूसरा टाइप सिलेक्ट कराते हैं क्लास,
सबसे इजी, तो जिसका आप बहुत यूज करेंगे आप, कि मैं नाम दे देता हूँ इस ट्री को, आज का जनरल लेने ट्री। अगर मैं इसको कोई स्पेसिफिक नाम दे सकूँ अपनी मर्जी से तो बहुत ईजी रहेगा। तो वो सिलेक्ट होता है, वो एट्रीब्यूट होता है, हर एक टैग के पास होता है, जैसे क्लास, जिसको क्लास नाम के एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि बेसिकली नेम ही है समझ, इसका क्लास का नेम रहने की, उसमें कोई भी नाम ले सकता हूँ, कुछ भी एक्स वाई नाम दे दिया मैंने, ठीक है, क्लास। अभी इसका स्पेसिफिक इस पे टैग का एक क्लास बन गई हुई एक्स वाई जेड क्लास के अंदर है, तो मैं इसको स्पेसिफिकली वो कर सकता हूँ कैसे, डॉट क्लास। अब सिर्फ और सिर्फ वही टैग सिलेक्ट होगा जिसकी, सॉरी एक्स वाई जेड नाम है ना, डॉट एक्स वाई, जिसकी क्लास एक्स वाई जेड हो, ठीक है। वो वापिस चला गया टूल टिप और सीख लिया है सेंटर, सिर्फ जिसकी क्लास एक्स वाई जेड है वही है, तो क्लास को हमेशा डॉट से वो करते हैं, डॉट एक्स वाई जेड क्लास को करते हैं एक्स वाई जेड। क्लास का क्लास में बदलते हैं, क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज मुझे ऐसा है स्पेसिफिकली मुझे कुछ कई कई टैग्स को वो देना है, भाई सबकी प्रॉपर्टी रहेगी, बाकी सबकी प्रॉपर्टी रहेगी, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ये दो स्पेसिफिकली ये दो पैराग्राफ, इनका टेक्स्ट है, इनका कलर ब्लू है और बाकियों का रेड, तो मैं इनको क्लास दे देता हूँ ब्लू, क्लास दे दी मैंने ब्लू, इसको भी दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो इन दोनों का तो ब्लू में आ जाएगा, ऐसे ही बाकी पी को मैं क्लास दे देता हूँ रेड, इसको दे दे और डबल कोट्स में लेनी होती है, डबल कोट लगाओ सिंगल कोट लगाओ कर नहीं सकते, लेकिन डबल कोट्स की कन्वेंशन है तो वही यूज करें, ठीक है। मेरे पास दो क्लास है ब्लू और रेड, नाम से पता चलता है किस नाम से हो सकती है, तो मैं रेड वाली को रेड में डाल देता हूँ, डॉट रेड, इन सबका कलर मैंने कर दिया ब्लू, और डॉट ब्लू वालों का कलर मैं कर दूंगा मैं कलर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखो, तो मैंने ब्लू किया था उनका ब्लू हो गया, जो रेड किया था उनका रेड हो गया। तो क्लास का ये काम होता है, एक से ज्यादा टाइप को मैं सेम क्लास दे सकता हूँ, यार वो स्पेसिफिकली चाहिए कि दो तीन इन सबको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक वो होती है, नेक्स्ट आया आईडी। अब आईडी सिर्फ सेम क्लास का ही काम करती है, लेकिन बस आईडी का ही है, आईडी आप सिर्फ स्पेसिफिक आईडी आपको सिर्फ एक ही टैग को देनी है, एक आईडी एक टैग की एक ही आईडी, आईडी ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। आईडी भी टैग सेम तरह से बनता है। अब आईडी दे तो ब्लॉक कोड को सपोज करना है ब्लैक, नहीं ब्लैक तो होता ही है ना, येलो कर देते हैं, चलो। तो फिर अब आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हैशटैग से, हैशटैग येलो और कलर येलो, ठीक है, उसका येलो हो गया। क्लास और आईडी में फर्क कुछ नहीं है, बस हमारे यूज का फर्क। कोई भी प्रोग्रामर क्लास तो काफी ज्यादा बना सकता है, लेकिन अगर आईडी उसने एक टैग को दी है तो उसकी टैग उसकी आईडी से येलो ही, ठीक है। मतलब ये आईडी में तो और जगह येलो नहीं यूज करूँ, डालने को तो लिख सकता हूँ मैं, वही वो नहीं लिख बोलेगा, इस पे भी आईडी लिख सकता हूँ, उसकी जगह येलो भी लिख सकता हूँ, सेव करूंगा ये काम भी हो जाएगा, ये भी येलो हो गया। लेकिन फर्क क्या है, वैसे रूल है स्पेशली, आईडी को इस्तेमाल में एक बंदे को एक आईडी, अगर सेम इन दोनों को काम सेम देना तो मैं इसकी क्लास दे दूंगा ना, यानी तो क्लास दोनों को सेम करूंगा। आईडी आईडी जब सिर्फ एक बंदे को एक ही टैग देना तो उसके लिए मैं अपना आईडी आईडी यूज करूंगा, आईडी होती है हैशटैग से और क्लास होती है डॉट से। फिर आपको शॉर्टकट करता हूँ वीएस कोड में, इससे मुझे क्लासेज और आईडी बहुत सारी लिखनी पड़ती है, फटाफट टैग भी लिखना होता है। तो अगर मुझे सपोज एक div टैग चाहिए फटाफट, इसका क्लास हो ग्रे, तो मैं उसको शॉर्टकट चाहे लिख जाएगी डॉट ग्रे,
एंटर मारूंगा और मेरा डिव आ जाएगा क्लास ग्रे के साथ। अंदर मैं कुछ डाल सकता हूँ, ठीक है। VS कोड का शॉर्टकट हो गया। अगर मुझे यही डिव चाहिए क्लास ग्रे के साथ तो मैं डिव करूंगा और हैशटैग मारूंगा, तो आईडी के साथ आ गया। छोटा सा शॉर्टकट था। चलिए अब हमने सीख लिया है लिखते कैसे हैं स्टाइल्स को। सिंटेक्स तो देख लिया है हमने क्या है CSS का। यहाँ पे अपना सिलेक्टर आएगा और सिलेक्टर के अंदर आएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। और पे चलते हैं। अब एक और बात आती है, अब CSS की जो स्टाइल है सिर्फ हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने स्टाइल टैग की तरह से यूज किया है, हेड के अंदर स्टाइल मार, हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर अपना पूरा पूरा स्टाइल। लेकिन और भी तरह की शीट्स होती है स्टाइल, एक ब्राउज़र जो इम्प्लाई 5 तरह की। सबसे पहला होता है इन एन एलिमेंट स्टाइल एट्रीब्यूट, मतलब हर एक एलिमेंट के पास खुद एक स्टाइल एट्रीब्यूट करके भी एट्रीब्यूट जो कि हर एक टैग के पास होता है। मतलब अभी तो मैं इसका क्लास ब्लू करके इसको वो कर रहा था, चाहे तो ऐसे भी कर सकता हूँ। इसको मैंने एट्रीब्यूट लिखा स्टाइल, जो कि इसके पास होता है स्टाइल एट्रीब्यूट दिया, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू रखी कलर ब्लू कर दिया से, तो देखो कलर हो गया ब्लू। तो नजर नहीं आ रहा लगता इसका, ब्लू के अलावा ब्राउन देखते हैं, ब्राउन होगा, ठीक है। तो सबसे एक और तरीका होगा, मतलब स्टाइल बजाय कि एक ऊपर हेड के अंदर स्टाइल टैग डाल के सबका लिखने के बजाय हर टैग को उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसके अंदर लिख सकते हैं। तो अगर वही बात अगर आपको आईडी नहीं चेंज करना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सबसे पहला होगा ये तरीका। दूसरा होता है इन द स्टाइल एलिमेंट इन द वेब पेजेस हेड सेक्शन। तो हमने पढ़ लिया कि स्टाइल एलिमेंट के अंदर वेब पेज के हेड सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा। थर्ड तरीका एक्सटर्नल फाइल, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है। मोस्ट कॉमन में ये है कि हम एक्सटर्नल फाइल में, मतलब हम अब आपको अगर मैंने जो CSS की फाइल में ये काम ही किया हुआ, तो मेरा सारा CSS तो मैंने HTML में लिखी, तो वो काम उस पर यही हुआ कि मैं उसमें ही सारा स्टाइल, अभी तो 2-3 डाल लिया, मुझे पूरा का पूरा पेज डिजाइन करना है तो बहुत लंबा कोड जाएगा, एक ही फाइल के अंदर बहुत लंबा हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इनमें CSS पे जाऊंगा, मेरी सारी प्रॉपर्टीज कॉपी करूंगा, यहाँ डाल, ठीक है। तो यहाँ से रिलीट मारता हूँ एक बार, देखो रिलीट मार के सेव किया तो वापस सब कुछ वापस हो गया, बस ब्राउन ब्राउन बच्चे क्योंकि मैंने ब्राउन स्टाइल के डाल एट्रीब्यूट के तौर पे, ठीक है। अब वो सारी प्रॉपर्टी चलेगी। अब मैंने सारा CSS यहाँ लिखा है। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से इस पूरे जो वैल्यूज है सारा कुछ CSS इसको इम्पोर्ट कराना है यहाँ से इस पर, मतलब इसको इस पेज को बेसिकली बताना है कि तुम्हारा जो स्टाइल है वो किसी और एक्सटर्नल फाइल के अंदर पड़ी है, जिसका एड्रेस ये, जिसका नाम ये है, उसका एड्रेस है। तो उसके लिए अब सब कुछ टैग ही चलता है, तो वो टैग होता है लिंक टैग। आप लिंक लिखो, साथ ही अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये होता है टैग। लिंक टैग मतलब कुछ भी लिंक करने की, तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि मैं लिंक कर क्या रहा हूँ। तो वो होता है एट्रीब्यूट, उसका रेलेवेंस एट्रीब्यूट कौन सा है, उस स्टाइल से लिंक कर रहा हूँ। तो HREF जो रेफरेंस है, HREF के अंदर हमेशा URL जो कि नाम है उसको मैं नाम दे देता हूँ index.css। तो हमारे ब्राउजर के अंदर अगर सिर्फ एक ही मतलब ये पूरा देखेगा कि जो मेरा फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर कहाँ फाइल है, index.css पे जाएगा और ये सारे वो प्रॉपर्टीज उठा कंट्रोल एस करूंगा तो देखेगा वो सारी प्रॉपर्टीज। इसको भी सेव करने, इसको भी सेव कर देना इस पे आपको, तो वो सारी प्रॉपर्टीज वापस वैसा हो जाएगा, ठीक है। येलो हो गया, रेड हो गया, ये होगा तीसरा तरीका, सबसे मोस्ट को। क्या करना है आपको, अपने सारे स्टाइल index.css में अलग से लिखो और फिर ये वाली जो पूरा टैग है इसको याद भी कर लो, कुछ वेरिएशन नहीं आती इसका, सारे यही लिखते हैं। और वरना CSS कोड में अपना शॉर्टकट
सिर्फ लिंक डालो, राइट पे दबा लो, वो अपने आप दे देगा, यहाँ पे अपना नाम। ठीक है, बाकी आपको मैंने समझा दी। ये होते हैं सबसे मोस्ट कॉमन थीम, और सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा आप यही यूज करें। ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं, बड़े बड़े कोड लिख के आएंगे तो इसमें इजी रहेगा पढ़ना। और एक और तरीका होता है, लास्ट दो तरीके बचे। इन द सेटिंग्स डिफाइंड बाय यूजर फॉर पर्टिकुलर ब्राउजर इंस्टॉलेशन इन द ब्राउजर्स नेटिव डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब ये दो को ज्यादा दोनों सेम से ही है, डालते हैं फटाफट। अब आप कहेंगे स्टाइल वगैरह लिखने से पहले, उससे पहले भी काम तो चल ही रहा था, उससे पहले भी डिस्प्ले तो हो ही रहा था, उससे पहले भी आप कहेंगे ब्लॉक कोड अलग स्टाइल था, तो स्ट्रॉन्ग जो है बोल्ड कर दे रहा था, वो भी स्टाइल ही प्रोवाइड करेंगे पहले ही। तो ये कहाँ से आ रहा है स्टाइल? तो ये स्टाइल आ रहा है अपने ब्राउजर से। जब मैं ब्राउजर से माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूँ और क्रोम सारे ब्राउजर, इन ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट कुछ स्टाइल शीट्स पड़ी होती है, मतलब इसी तरीके की इसी उसमें स्टाइल शीट्स पड़ी होती है, जो कि डॉट रेड और ब्लू नहीं होता, मतलब जो एक पर्टिकुलर टैग के कुछ बेसिक वो उनके पास पड़े होते हैं। ब्लॉक कोड है तो उसमें कुछ बेसिक ये है, स्ट्रॉन्ग के अंदर बोल्ड लगाना है आपको स्ट्रॉन्ग के अंदर अपना स्टाइल डालने की जरूरत पड़ेगी, इसको बोल्ड कर दो। स्ट्रॉन्ग के अंदर ब्राउजर के अंदर पहले से ही कुछ पड़ा है, नहीं तो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट पड़े होते हैं, तो होती है लास्ट में की स्टाइल शीट्स। अब ये सिर्फ जो मैंने स्टाइल शीट्स लिखी है, मैंने सिर्फ वैसे नहीं लिखी है, इनका ऑर्डर भी है। मतलब अगर सपोज ऐसा हो जाए कि मैंने एक तो इसका अंदर से भी नाम इसका ब्राउन कर दिया, ठीक है, इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं ब्राउन, लेकिन मैं आगे इस पे क्लास दे दी मैंने इसकी रेड, ठीक है, और अपना यहाँ पे तो डॉट रेड के लिए कलर रेड है, तो कौन सा कलर आएगा इस पे, रेड आएगा ब्राउन आएगा? देख लेते हैं, आपका जाके सेव किया है ना मैंने, तो आया कौन सा, ब्राउन आया। तो ब्राउन क्यों आया? कि जो मेरी ऑर्डर का प्रॉपर्टी है उसमें एलिमेंट का स्टाइल एट्रीब्यूट सबसे ऊपर पड़ा है, ठीक है, मतलब रेफरेंस इसको देगा। तो आपने अगर एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल दे रखा है तो बाहर भी कहीं पे एक्सटर्नल फाइल में स्टाइल पड़ा है उसका, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्राउजर सोचेगा कि एलिमेंट के अंदर स्टाइल लिखा हुआ है तो मैं उसको प्रेफरेंस दूं, ठीक है, तो उसने ये वाला कलर उठाया। दूसरे उसको उठाते हैं स्टाइल जो आपका इनलाइन पड़ा होता है, मतलब अगर यहाँ पे मैं वही स्टाइल टैग की तरह यूज कर रहा हूँ, स्टाइल करके यहाँ पे लिखे, अब मैंने इसको दिया है डॉट रेड जो है इस क्लास का कलर ग्रीन कर दिया। अब कौन सा कलर आएगा? अब पहले तो ये जो अपना एट्रीब्यूट है कलर तो इसका आएगा, इसका भी इससे प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा है, लेकिन सपोज अगर ये ना हो, अब बताओ कौन सा कलर आएगा? तो कलर आएगा ग्रीन, तो ग्रीन कलर आ क्यों? क्योंकि ये दूसरे नंबर पर स्टाइल, अगर अंदर डालोगे स्टाइल तो वो सेकंड नंबर पे आपका प्रायोरिटी देगा, तो बात इसकी मानने का पहले सबसे पहली बात मानते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की, उसके बाद मानता है अगर आपने स्टाइल एलिमेंट में हेड में डाल रखा है, उसके बाद मानता है इसकी बात, ठीक है। तो अगर आपको फटाफट एक बार है मैंने इसमें डाल रखा है लिखता नहीं है, फटाफट चेंज करना है, बहुत लंबी अगर कोड लिखा पड़े आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है उसका क्लास का है, स्टाइल कहाँ लिखा होगा, तो टाइम नहीं है, तो फटाफट ऐसा करो उस एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट डाल दो, इसलिए लोग ये यूज करते हैं। आप तो बोलोगे जब सबका काम यूज हो रहा है तो यूज करो, जब प्रायोरिटी से ज्यादा मिल रही है और या फिर इसको प्रायोरिटी इसी को यूज कर लो, तो इससे यूज करते हैं कि बाय द चांस कि आगे फ्यूचर में बहुत लंबा कोड है और मुझे चेंज करना हो, चेंज करने में आसानी पड़ेगी, फटाफट प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे स्टाइल मार के फटाफट लिख दूंगा, नया लिख दूंगा, बजाय की बहुत 200 लाइनों के इस कोड में जाकर 200 बता रहे हैं उसको चेंज कर, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ब्राउजर अपने आप इसको उठा लेगा, उसको छोड़ ही देगा, उसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो ब्राउजर के वो है वो चौथे पांचवें नंबर पर आते हैं, तो उनकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब ठीक है ब्राउजर को प्रायोरिटी है कि स्ट्रॉन्ग वाले को बोल्ड करके लिखना, लेकिन अगर मैंने इसको फिर से बोल दिया तो वो हमारी बात बनेगी, तो क्लास थी यहाँ क्लास थी इटैलिक, ठीक है, इटैलिक क्लास थी उस स्टाइल में मैंने डॉट इटैलिक वाले को क्या होता है वो
तो उसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया, ठीक है। और वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्या करना चाहिए, बोल्ड करना चाहिए। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग को टाइटन इसको बोल्ड करना चाहिए, लेकिन मैंने ये जो प्रॉपर्टी है बोल्ड करने की, ब्राउजर के अंदर उसकी स्टाइल स्विच पड़ी है, मैंने प्रॉपर्टी डाल दी यहाँ पे और प्रायोरिटी इसकी ज्यादा बड़ी है, तो क्या बोल्ड करने के बजाय उसको इटैलिक कर दिया, ठीक है, इटैलिक कर, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ गया। अब एक समझ में आ गया अपने को, अब इन सबके बारे में पता चल गया, ठीक है। अब सॉरी प्रॉपर्टीज अब ठीक है, अब ये हो गया, हमें ये भी पता चल गया किसको प्रायोरिटी मिलती है, किसको वो मिलता है, तो इसी बेसिस पे अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने से पहले एक और चीज बता देता हूँ, ये प्रायोरिटी की एक बार एक और तरीके से करूँगा। अब सपोज क्लास इसके रेड है ठीक, तो मैंने इसको आईडी दे दी, ठीक है, क्लास रेड दे दी, आईडी दे दी ब्लू, और एक और काम करता हूँ, क्लास भी दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ ब्लू, ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको कमेंट आउट करता हूँ, तो चलिए अपना इसी के अंदर लिख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने एक एलिमेंट को दो क्लास की हुई है, एक आईडी, ठीक है। अब देखते हैं किसका क्या काम हो, अब आईडी इन तीनों के हिसाब से मैं किसको वो नोट रेड क्लास दी थी, तो उसका कलर देना है रेड, नोट ब्लू क्लास दी है, इसको कलर देना है ब्लू, हेलो भी है ना, ब्लू करना चाहिए, और आईडी दी है ब्लू, नेक्स्ट हो जाएगा कलर अपना। अब मेरा क्वेश्चन है कि अब मैंने उसको दो क्लास दे दी, आईडी दे दी, अब बताओ कि कौन सा कलर लेगा, रेड लेगा, येलो लेगा, ब्लू लेगा, तो होता है प्रायोरिटी, ठीक है। एक और प्रायोरिटी हो जाता है जो कि मैथमेटिकली हम उसको समझ सकते, मैथमेटिकली समझे तो टैग होता है एलिमेंट, उसके पास प्रायोरिटी स्कोर बोल सकते हैं, या प्रायोरिटी स्कोर या वैल्यू 1 पॉइंट की होती है, ठीक है। वहीं पे क्लास के पास स्कोर 10 पॉइंट का होता है, और आईडी के पास स्कोर होता है 100 पॉइंट, ठीक है। मतलब आईडी की प्रायोरिटी क्लास से ज्यादा है और क्लास की प्रायोरिटी एलिमेंट से ज्यादा है। अब मैंने तीन तरीके से उसको प्रॉपर्टी, दो क्लास से एक आईडी, तो किसका स्कोर ज्यादा है, आईडी का, आईडी का उठाएगा, तो मतलब उसका कलर होगा तो है ब्लू, ठीक है, ठीक है। चलो ये भी समझ आ गया। अब हमने ये तो सीख लिया, अब हम प्रॉपर्टी सीखेंगे आराम से बैठ के। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज है, कलर प्रॉपर्टीज जो है पढ़ेंगे हम, कलर प्रॉपर्टीज, फॉन्ट प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बॉर्डर प्रॉपर्टीज और मार्जिन एंड पैडिंग। तो कलर प्रॉपर्टीज तो सिंपल है, आपको अराउंड चाहिए, दो कलर प्रॉपर्टी है, कलर और बैकग्राउंड। डिफरेंस क्या है इनमें, कलर तो होगा जो मैंने टेक्स्ट दिया है उसका कलर, और बैकग्राउंड का नाम से पता चल जाएगा आपको कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर है उसका बैकग्राउंड का कलर, तो मैंने एक्वा कलर दे दिया, आप देखते हैं कैसा लगेगा, ठीक है। बैकग्राउंड हो गया एक्वा कलर का और उसका टेक्स्ट कलर हो गया रेड, ठीक है। जल्दी डिफरेंस इसमें, कलर होगा टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर होगा उसका बैकग्राउंड का,
जैसे आप कर जाएगा। अगर मैंने ब्लॉक का एलिमेंट यूज किया हुआ है तो उसका बैकग्राउंड तो पूरा का पूरा ब्राउजर के बीच तक जाएगा। अगर ये एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट ना होता, इनलाइन एलिमेंट होता, तो उसका बैकग्राउंड कितना कलर होता, तो जितना मैंने, इससे हम पता लगा सकते हैं। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट ब्लॉक टैग है या फिर इनलाइन टैग है। ठीक है, इससे हम पता लगा कलर प्रॉपर्टीज। हमारे भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज, फॉन्ट प्रॉपर्टीज है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, सबसे मेन ये आपको आराम से समझ आ जाएंगी। मैंने पहले भी यूज करके दिखाई थी। बैकग्राउंड का देखो, सबसे पहले देखते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन से बदल जाएगा इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। ठीक है, इनसे बदल जाए। फॉन्ट स्टाइल की इसकी दो बातें, फॉन्ट स्टाइल का आता है बोल्ड वगैरह। ठीक है, इटैलिक करोगे तो इटैलिक हो जाएगा टेक्स्ट आपका, इटैलिक हो गया। नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल रहेगा, तब बोल्ड लग रहा है तो नॉर्मल करना, तो नॉर्मल हो जाएगा। ऑब्लिक करके भी होती है। इनको तो बस आपको एक्सपेरिमेंट करना, देखना है अपनी साइड पे कौन सा सही लगा। ये स्पॉट है आपके पास, वो ऑप्शन आपको खुद ही प्रोवाइड करते हैं। ऑब्लिक भी इटैलिक जैसे ही होता है, तो डिफरेंस होता होगा। ठीक है, बोल्ड देखते हैं, बोल्ड होता है क्या? बोल्ड नहीं होती। फिर बोल्ड क्यों नहीं होता, उल्टा रहता है। बोल्ड इस ऐसा नहीं करते, किसी और तरीके से करते हैं। रेड जो है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल समझ लिया हमने। अब फॉन्ट स्टाइल के बाद आता है फॉन्ट वेट, एक और बेसिक प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेट जो है, हाँ, ये काम करता है बोल्ड का। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 100 से लेकर 900 तक, 100 से लेकर 900 तक। ये वेट मतलब बोल्डनेस आता है, कौन सी बोल्डनेस 100 रखो या 900 रखो। तो 400 होता है, करीब करीब 400 होता है नॉर्मल। 400 करोगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सेम सही लग रहा है। अब मैं लेकिन यहाँ से बढ़ाता चलू 500 पर, वैल्यू 400 500 रखनी है, 20 के लिए सकते, तो 500 और बढ़ जाएगा, फर्क नहीं बचता। तो अब 900 खत्म रहेगा। देखो बोल्ड हो गया। ठीक है, अगर आपको 900 नहीं लिखना है तो बोल्ड लिख दो, तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड था, बोल्ड ही था। ठीक है, ये हो गया अपना फॉन्ट स्टाइल। इसको मैं दे देता हूँ 700। फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट वेट हो गया। और एक और सिंपल चीज होती है फॉन्ट साइज। फॉन्ट स्टाइल हो गया ना, फॉन्ट साइज भी कर लेते हैं। फॉन्ट साइज, हाँ, इससे आराम से बदल जाएगा। फॉन्ट साइज क्या है? फॉन्ट साइज मतलब टेक्स्ट का साइज, सिंपल। अपना नोटपैड वगैरह पे यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, वर्ड पे आप लोग 15-20। ठीक है, अब फॉन्ट साइज में साइज देना है, साइज को कई तरीके से दे सकते हैं। और कई तरीके के साइज आएंगे, जो कहीं पे भी साइज यूज करता हूँ आपको सबके लिए मैथमेटिकल वैल्यूज कई तरीके से दे सकते हैं। सबसे बेसिक साइज जो सारे लोग यूज करते हैं पिक्सल, मतलब 20 पिक्सल। पिक्सल पता ही होगा, स्क्रीन के ऊपर जो आपके पिक्सल होते हैं उस हिसाब से। देखो 20 पिक्सल किया, बड़ा हो गया। जिससे 200 कर दूंगा तो भी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया। इस पे कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज का काम ये होता है। अब मेरे पिक्सल समझ में आते ही आपको बस इस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। पिक्सल के अलावा भी होते हैं और तरीके होते हैं करने के फॉन्ट साइज। पिक्सल के अलावा भी और यूनिट्स होती हैं। मैं इसको 20 EM भी कर सकता हूँ, 20 EM 20 REM। डिफरेंस क्या होता है? 20 EM के बहुत बड़ा होगा। EM क्या होता है? इसमें EM REM दोनों की जगह रिलेटिव यूनिट्स होती है। रिलेटिव मतलब ये मल्टीप्लायर होती है, मल्टीप्लायर होती है फॉन्ट, ओरिजिनल फॉन्ट का। REM भी बड़ा है और EM भी बड़ा है। अगर मैं इसको 20 REM मतलब 20 REM की फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कहीं और से वैल्यू ले रही है, वैसे ही EM ये वैल्यू ले रही है जो फॉन्ट का इनहेरिटेंस को, तो मेरा जो टैग लगाया है मैंने एक इसके अंदर काम कर रहा हूँ, मैं पी टैग के अंदर कर रहा हूँ। और मैंने इस पी टैग को लिखा था, कोई मैंने पहले जब HTML से लिखा था, मैंने पहले तो वो फॉन्ट साइज किया नहीं था, तो कहाँ से आया था उसे? वो ब्राउजर की स्टाइल शीट के अंदर
11 12 10 11 पिक्सल इतना कुछ पहले से लिखा होगा। तो ये वो ये काम करते हैं, जो 20 है ये असल में उस वाले स्टाइल से मल्टीप्लाई हो रहा जाता है। ठीक है, तो ये 200 बन गया, वो करीब 200 करीब, तो इसलिए वो 200 जैसा ही लग रहा है पहले लिखा था। तो या तो मैं 20 REM लिखूँ या 20 EM लिखूँ। ठीक है, EM REM में थोड़ा फर्क होता है। जो EM है वो तो इमीडिएट करेंट से चेक करता है। EM तो है जो मेरा टैग है, उस टैग मतलब पी टैग के ऊपर लगा रहा हूँ मैं, तो पी टैग के ऊपर टेक्स्ट का जो डिफाइंड है टेक्स्ट का साइज उससे लेगा।